आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, टीजीटी का यह मॉडल पेपर 14 हम लोग हल करने वाले हैं और यह वीडियो आपके लिए होने वाला है काफी इंपॉर्टेंट। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न है, प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना। किस कवि की पंक्तियां हैं, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने इसमें से चयनित कर लिया है विकल्प ए सुमित्रानंदन पंत जी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। तो इसमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें निहार रश्मि नीरजा यह महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं, जबकि गुंजन यह पंत की रचना है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न संख्या 3 है कि राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति कौन सी है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं कि राम की शक्ति पूजा की पहली पंक्ति जो प्रारंभिक पंक्ति है वह रवि हुआ अस्त ज्योति के पथ पर लिखा अमर से प्रारंभ होती है। वहीं इसका समापन होता है कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा निराला द्वारा लिखी गई कविता है साथियों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इसका आपको जवाब बताना है। तो दिए गए विकल्पों में से आपको असत्य कथन चुनना है। तो इसमें जो है पंत भारतेंद्र युग के कवि हैं। विकल्प डी यह गलत है, क्योंकि सुमित्रानंदन पंत जो हैं ये छायावाद के प्रमुख स्तंभों में गिने जाते हैं, छायावादी कवि हैं। बाकी प्रकृत का सुकुमार कवि पंत जी को कहा जाता है। पल्लव पंत की रचना है और लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है। ये सारे विकल्प जो हैं सही कथनों के रूप में हैं। तो डी विकल्प आपने चयनित करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है। तो अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश, यह पंक्तियां इसमें से आपने चयनित कर लिया महादेवी वर्मा को, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हृदय का मधुभार काव्य रचना के लेखक कौन है। तो हृदय का मधुभार यह काव्य रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है वह कौन सा है इसमें, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया अंधा युग विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अजात शत्रु नाटक के लेखक कौन है। अजात शत्रु नाटक किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर अगर आपने सेलेक्ट कर लिया जयशंकर प्रसाद को, तो विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें जो है भारत दुर्दशा, प्रेम योगिनी और नील देवी ये नाटक तो भारतेंदु जी के हैं, जबकि रणधीर प्रेम मोहिनी यह नाटक जो है लाला श्रीनिवास दास की रचना है। विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंद गुप्त और ध्रुव स्वामी ये तीनों ही नाटक जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं, जबकि सिंदूर की होली यह लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक है। तो विकल्प इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? तो बाबू गिरधर दास जो थे, गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता थे। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में गद्यानुवाद किसने किया? तो शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में गद्यानुवाद करने वाले राजा लक्ष्मण सिंह हैं। विकल्प बी इसका राइट आंसर है। इन्होंने जो है रघुवंशम का भी हिंदी अनुवाद किया। अगला प्रश्न, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो इसमें सुंदरदास का जन्म जो है यह हुआ था 1596 ईस्वी में। मलुक दास का जन्म जो हुआ था यह हुआ था 1574 ईस्वी में। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी और गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी। तो विकल्प इस प्रश्न का सही कौन सा होगा? तो राइट आंसर विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? इसका आपको जवाब बताना है। तो वल्लभाचार्य जी द्वारा कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा जो हुई है वह शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के तहत हुई है। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम कौन सा इसमें है? और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने ब्रह्मरंध्र चुना, विकल्प ए को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, यह कथन किस निबंध से उद्गृत है? इसका आपको जवाब बताना है। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध जाति का साथ देता आया है, यह कथन जो है युद्ध और नारी निबंध से अवतरित है, जो महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना है। विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह लिखा गया है इसमें प्रमुख व्यंगकार हरिशंकर परसाई द्वारा। विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है। तो इसमें से कौन से कवि हैं जो अष्टछाप के अंतर्गत नहीं गिने जाते हैं? और जवाब में आपने चयनित कर लिया इसमें से। देखिए, कुंभन दास जो हैं, नंददास और परमानंद दास तथा ये तीनों लोग तो अष्टछाप के कवि के अंतर्गत आते हैं, जबकि इसमें सुंदरदास जो हैं यह अष्टछाप के कवि नहीं हैं। विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अष्टछाप के कवियों में कुंभन दास, परमानंद दास, सूरदास और कृष्णदास, ये लोग जो थे वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वहीं नंददास, चतुर्भुज दास और गोविंद स्वामी तथा छित स्वामी, ये चार शिष्य विठल नाथ के थे और इनको मिलाकर के उन्होंने 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी। वल्लभाचार्य और विठल नाथ के चार शिष्यों को मिलाकर के विठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? तो पुष्टि मार्ग की स्थापना करने वाले इसमें कौन है? इसका आपको जवाब बताना है और आपने उत्तर में चयनित किया है वल्लभाचार्य को। तो विकल्प बी इस प्रश्न का
बिल्कुल सही जवाब। बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास की इसमें से प्रमुख रचना कौन सी है, और जवाब में आपने रामचरितमानस चुना होगा, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि 12वें रामायण के रचनाकार कौन है, और इस प्रश्न का भी जवाब आपने तुलसीदास दे करके बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार कौन है। कृष्ण गीतावली ग्रंथ का रचनाकार आपको बताना है, और उत्तर में मुझे उम्मीद है कि आपने तुलसीदास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य धारा की रचना है, और इस प्रश्न का उत्तर भी आपने राम भक्ति काव्य परंपरा में तुलसीदास द्वारा लिखित यह रचना है, विकल्प बी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना जायसीकृत नहीं है, पूछा जा रहा है। तो अखरावट, पद्मावत और आखिरी कलाम, ये रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी की हैं, जबकि मधुमालती जो है यह मंझन की रचना है। किसकी रचना है? मंझन की रचना है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें से कौन सी रचना संस्मरण विधा की नहीं है? तो पथ के साथी, लौट आओ धार, हम हसमत, ये रचनाएं संस्मरण विधा की रचनाएं हैं। जबकि मित्र संवाद यह रचना रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच पत्रों का संकलन है। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो रीतकाल में जो है, रीतकालीन कवि होते हुए भी भूषण वीर रस के लिए प्रसिद्ध हैं। विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, ये शिवराज भूषण, 3 ग्रंथ इनके बड़े ही प्रमुख ग्रंथ मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति रही है। तो रीतकाल में सबसे ज्यादा व्यापक प्रवृत्ति जो रही है वह नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन से है। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भाषा बोली न जान ही जिनके कुल के दास, भाषा में कविता करी जड़मति के शवदास, यह पंक्तियां किसकी हैं, और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया केशव दास को, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, घनानंद की कृतियां किस भाषा में हैं? तो घनानंद की कृतियां ब्रज भाषा में हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। प्रेम पीर के गायक हैं और रीति मुक्त धारा के प्रतिनिधि कवियों में गिने जाते हैं। सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार जैसी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, इस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। तो आचार्य केशवदास द्वारा लिखा गया जो रामचंद्रिका है, इसके संदर्भ में इसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मणिकर्णिका के लेखक कौन हैं? तो मणिकर्णिका दलित विमर्श के प्रसिद्ध लेखक तुलसी राम की आत्मकथा है। विकल्प सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य रचनाएं की हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ज्यादातर ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है और आपको सही कोट का चयन करना है। तो इसमें जो है आचार्य शुक्ल जी ने आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल दिया, तो वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको जो है आदिकाल की संज्ञा दी, और मिश्र बंधुओं ने इसे प्रारंभिक काल कहा। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी तक आपने विकल्प सी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ जो है यह जीवनी विधा की रचना है और राधा कृष्णदास द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है? इसका आपको नाम जवाब बताना है। मैथिल कोकिल नाम से कौन से कवि जाने जाते हैं? इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विद्यापति को तो बिल्कुल सही जवाब। विद्यापति की रचना पदावली जो मैथिली भाषा में लिखी गई है और इसी से लोग इन्हें मैथिल कोकिल भी कहते हैं। अगला प्रश्न, राजमती को छोड़कर विसलदेव कहाँ गया था? तो विसलदेव रासो ग्रंथ जो है उसमें जो है राजमती उसकी नायिका है और उसका नायक विसलदेव जो है वह राजमती से रुष्ट होकर के उड़ीसा चला जाता है। विकल्प 20 का राइट आंसर है, जहां पर वह 1 वर्ष तक व्यतीत करता है। अगला प्रश्न है कि चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? और जवाब में आपने रासो साहित्य को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? मैथिली भाषा में रचित हिंदी गद्य की पहली पुस्तक आपको बताना है और आपने उत्तर में वर्ण रत्नाकर विकल्प बी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से आचार्य मम्मट की रचना इसमें से कौन सी है? तो आचार्य मम्मट द्वारा लिखा गया इसमें काव्य प्रकाश है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। काव्यालंकार आचार्य भामा एवं रुद्रट की रचना है, वहीं नाट्य शास्त्र भरत मुनि का है और व्यक्ति विवेक के रचनाकार महिम भट्ट हैं। महिम भट्ट की रचना है। व्यक्ति विवेक काव्यालंकार भामा एवं रुद्रट की है, वहीं नाट्य शास्त्र भरत मुनि का है और मम्मट का है काव्य प्रकाश। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो जब काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां पर काव्य शब्दालंकार होता है। तो इसमें जो है अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है, देखिए श्लेष, वक्रोक्ति और विप्सा, ये अलंकार शब्दालंकार के भेद हैं, जबकि उपमा अलंकार जो है यह अर्थालंकार का भेद है। अर्थालंकार का भेद है। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के काव्य का नायक राम है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का जवाब राम कथा पर आधारित इसमें अगर रचना है तो वह है नरेश मेहता द्वारा लिखी गई संशय की एक रात, विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, जिसका नायक राम है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें से दुष्यंत कुमार की रचना आपने चयनित कर लिया साये में धूप, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, आत्मजयी किसकी रचना है? आत्मजयी का रचनाकार आपने कुंवर नारायण को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 45 का राइट आंसर आपने अगर चयनित कर लिया है 1943 में प्रकाशित तार सप्तक को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था? और प्रश्न संख्या 46 का राइट आंसर आपने
सेलेक्ट कर लिया इसमें प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और प्रगतिवाद के रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियां किस नाम से संकलित हैं, और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने मानसरोवर विकल्प ए को चुना होगा, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है। प्रश्न संख्या 48 का राइट आंसर आपने अगर चयनित कर लिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण होता है, और इस प्रश्न का जवाब आपने ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का विकल्प डी चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन है। कामरेड का कोट, नंगा और भागदत्त का हाथी, ये कहानी संग्रह सृंजय के हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। आदमी टूटता नहीं, मुक्ति, शापग्रस्त और अंधेरा जैसी कहानियां अखिलेश द्वारा लिखी गई। वहीं फेंस के इधर उधर, यात्रा, क्षणजीवी और सपना नहीं जैसी कहानियां लिखी हैं ज्ञान रंजन ने। और पेड़ पर कमरा इनकी प्रसिद्ध कहानी है विनोद कुमार शुक्ल जी की। अगला प्रश्न है कि सफेद कौवा कहानी के लेखक कौन है, और सफेद कौवा और मृत्यु की ओर नामक कहानियों के लेखक मंजुल भगत हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है। बड़ा ही चर्चित उपन्यास है और मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वैदेही वनवास के लेखक कौन है। वैदेही वनवास का लेखक आपको बताना है, और वैदेही वनवास का लेखक आपने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रिय प्रवास, पद्म प्रसून, चुपते चौपते, चोखे चौपदे, रस कलश, वैदेही वनवास हरिऔध की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि किनके साहित्य को हम सरस्वती और हिंदू में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है, और इस प्रश्न का जवाब आपने द्विवेदी युग चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि भाग्यवंती उपन्यास के लेखक कौन है, और इस प्रश्न का जवाब आपने श्रद्धा राम फिल्लौरी को चुना, तो विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। इनकी बड़ी प्रसिद्ध आरती है ओम जय जगदीश हरे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं। तो मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्रों में जो है कृष्णचंद्र, सोफिया और गजाधर, ये तीनों ही पात्र प्रेमचंद के उपन्यासों में आते हैं, जिसमें कृष्णचंद्र जो है यह सेवा सदन उपन्यास का पात्र है। कृष्णचंद्र सेवा सदन उपन्यास का पात्र है, तो वहीं जो सोफिया और सूरदास रंगभूमि उपन्यास के पात्र हैं, जबकि गजाधर यह भी सेवा सदन का ही पात्र है, सेवा सदन उपन्यास का पात्र है। लेकिन हरिप्रसन्न यह सुनीता उपन्यास का पात्र है, और सुनीता उपन्यास के रचनाकार जैनेन्द्र हैं। जैनेन्द्र का यह उपन्यास है, तो सी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि यह उपन्यास का पात्र जो है नहीं है, तो ए बी डी विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली थी। तो हिंदी कहानी में यथार्थवादी कहानी की परंपरा की नींव डालने वाले मुंशी प्रेमचंद्र हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है, और इस प्रश्न का जवाब आपने फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखे गए मैला आंचल को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। इस उपन्यास में वे तहसीलदार की भूमिका में हैं। अगला प्रश्न,
झूला नट उपन्यास की रचनाकार कौन है? झूला नट उपन्यास की रचनाकार आपने मैत्रेयी पुष्पा को चुना। ए विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? और जुलूस उपन्यास का लेखक आपने सेलेक्ट किया फणीश्वर नाथ रेणु को, तो बिल्कुल सही जवाब। फणीश्वर नाथ रेणु ने जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति, परती परिकथा, मैला आंचल जैसे उपन्यासों की रचना की। अगला प्रश्न है कि चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ्य और सीमा, सब ही नचावत, राम गोसाई, 3 वर्ष, सीधी सच्ची बातें, आखिरी दाव जैसी उपन्यासों की रचना करने वाले उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा को चुना। तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा चारुचंद्र लेख, पुनर्वा, नामदास का पोथा जैसे उपन्यासों की रचना करने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यह बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास विधा की रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न, कौन सा निबंध संग्रह डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें जो है डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संग्रह विचार और अनुभूति, विचार और विवेचन, विचार विश्लेषण है, जबकि विचार के क्षण ये विजेंद्र स्नातक का है। विजेंद्र स्नातक का है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीणों पर चांदनी आधारित है। तो चीणों पर चांदनी 1964 ईस्वी का यह यात्रा संस्मरण है। इसमें जो है यूरोप प्रवास का जो है वर्णन किया है उन्होंने। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्री नारायण चतुर्वेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। तो विकल्प डी इस प्रश्न का आपने चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया, शांत प्रिय द्विवेदी। अगला प्रश्न है कि धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक इसमें कौन है? और आपने धर्मवीर भारती को चुना। तो डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम आपको बताना है। इसमें से बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका बताना है। आपने हिंदी प्रदीप चुना। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। इसका पहला अंक जो है 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। तो काशी से प्रकाशित होने वाला यह पत्र 1900 ईस्वी में प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, उस समय श्याम सुंदर दास इसके संपादक थे, जबकि 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके संपादक बने, जो अक्सर पूछा जाता है प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतेंद्र जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो भारतेंद्र जी ने इसमें कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किया। अगला प्रश्न है कि बैताल 25 के रचनाकार कौन है? और जवाब में आपने लल्लू लाल चुना। तो सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गुजराती भाषा किससे विकसित है? तो गुजराती भाषा का विकास सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वैचारिणी पत्रिका के संपादक या संपादिका कौन है? और जवाब में आपने मणिका मोहिनी को चुना। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो इस प्रश्न का जवाब आपने मॉरिशस चुना। तो डी विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो इस प्रश्न का जवाब आपने मैथिली चुना।
तो डी विकल्प राइट आंसर है। बिहार की बोली है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय लिपियों में लिपि सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, तो इस प्रश्न का जवाब आपने ब्राह्मी लिपि को चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मैथिली, भोजपुरी और मगही यह बोलियां किस हिंदी की बोलियां हैं, तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सूरदास के काव्य किस भाषा में है, और जवाब में आपने ब्रज भाषा चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि लहंदा किस स्थान की भाषा है, तो इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया पंजाबी में लहदा है, तो पश्चिमी पंजाब विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हंस पत्रिका के संस्थापक व संपादक थे, तो मुंशी प्रेमचंद ने 1930 ईस्वी में इसकी स्थापना जो है बनारस से में की थी, और जिसका पुनः प्रकाशन राजेंद्र यादव ने 1986 ईस्वी में प्रारंभ किया था। तो प्रेमचंद्र जवाब विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि काकल्य वर्ण इसमें से कौन सा है, और जवाब में आपने ह को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि यह का उच्चारण स्थान क्या है, तो यह का उच्चारण स्थान आपने तालु चुना, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे कहते हैं, तो उन्हें आप जो है पोस्ट लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे लिपि कहा जाता है, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न प फ ब भ म ये व्यंजन कौन से हैं, ये ओष्ठ व्यंजन हैं, विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि है रुंड गिरे गजमुंड गिरे कटकट यमनि पर सुंड गिरे लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे भूपर है विकल्प तुंड गिरे। यह पंक्तियों में रस आपको बताना है और आपने भयानक रस चुन करके बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हाहाकार हुआ क्रंदन में कठिन वज्र होते थे चोर हुए दिगंत बधिर भीषण रव बार बार होता था क्रूर। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, और जवाब आपने भयानक रस चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। शब्दालंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष, विकल्प बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चिर जियो जोरी जुरे क्यों स्नेह गंभीर को कटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो जवाब हो जाएगा इन पंक्तियों में श्लेष अलंकार है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। यहाँ पे वृषभानुजा यानी वृषभ की अनुजा, वृषभान की पुत्री, और वृषभ की अनुजा यानी गाय बैल की पुत्री, तो इस हिसाब से यहाँ पर आपके श्लेष अलंकार हैं। इसी तरह से हलधर का अर्थ होगा हल को धारण करने वाले बैल अथवा हलधर कृष्ण के भाई बलराम। तो अगला प्रश्न है कि जब दो समान गुण वाली वस्तुएं ऐसी मिल जाएं कि दोनों में भेद लक्षित न हो तब क्या होता है, तो वहां पर प्रतिवस्तु उपमा होती है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो पंक्तियां हैं कि सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बेसे करुणायन चितहि जान की लखन तन। तो यह सोरठा छंद की पंक्तियां हैं, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया आदि की प्रथमावली के अंत में निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होता है, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने अल्प विराम चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है कि विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा को पौन। दी गई पंक्तियों में छंद का चयन करना है आपको, और प्रश्न संख्या 91 में अगर राइट आंसर आपने चयनित किया दोहा छंद को, तो ए विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न पंक्तियों में छंद का चयन कीजिए। तो इसमें आपने अगर चयनित कर लिया है नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, अकरौ सुमम धाम सदा और सागर शयन, यह सोठा छंद का उदाहरण है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दीर्घ शब्द का वर्ण विच्छेद आपको बताना है। तो द, र, ग और अ, विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। द है, फिर री है, फिर ग है और अ है। अगला प्रश्न है कि अयादि संधि किसमें बन रही है। तो इसमें नौ धन एक नाविक, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मतैक के किस संधि का उदाहरण है। तो मत धन एक मतैक बन रहा है, वृद्धि हो रही है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सरासर में कौन सा समास है, और जवाब में आपने अव्ययी भाव चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, यहाँ पीताम्बर पद में समास कौन सा है। तो यहाँ पर पीत है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण या विष्णु, तो आपने बहुब्रीहि चुना, विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शोक करना मुहावरा है। तो शोक करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा इसमें सिर पीटना, विकल्प शोक करना के लिए जो मुहावरा इसमें है वह सिर पीटना होगा। अगला प्रश्न, हींग लगाए न फिटकरी रंग भी चोखा होए, लोकोक्त का अर्थ आपको बताना है। तो बिना कुछ किए खर्च किए, बिना खर्च अच्छा कार्य, विकल्प 20 का राइट आंसर है। कु जगह फोड़ा और ससुर वैद कहावत का अर्थ क्या है। तो कु जगह फोड़ा और ससुर वैद, इस कहावत का अर्थ होगा धर्म संकट की स्थिति। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया। ऊंची शब्द, तो बिल्कुल सही जवाब इसका जो है उचीरिका तत्सम होता है। उचीरिका यह तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो इसमें पत्ता शब्द जो है यह पत्र शब्द का तद्भव है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम में इसमें आपने सेलेक्ट कर लिया शोभन, तो बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है। तो बालक रोते रोते सो गया, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में करण कारक का प्रसर्ग प्रयोग किया गया है। तो इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट किया हम नाक से सांस लेते हैं, विकल्प डी, यानी नाक के द्वारा से प्रसर्ग। अगला प्रश्न, वर का स्त्रीलिंग आपको बताना है और जवाब में आपने वधू चुना, बिल्कुल सही जवाब। पत्ती शब्द का बहुवचन आपको बताना है तो आपने पत्तियां चुना, तो विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा। तो मैंने आम ले लिए हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 109 कि बालिका च पठत, बालिका च पठत, इसका आपको हिंदी अनुवाद बताना है और आपने
अनुवाद बताया, लड़का और लड़की पढ़ रहे हैं, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि यह कौन है का संस्कृत अनुवाद क्या होगा, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया, अयम कः अस्ति, तो विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस रचना में श्रृंगार करुण रस की प्रधानता है, तो प्रश्न संख्या 111 का राइट आंसर आपने क्या चुना, उत्तर रामचरितम, विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शुद्ध रूप होगा, शुद्ध रूप क्या होगा इसमें आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प डी, बालकेन वेदा पठिता। अगला प्रश्न कर्मवाच्य में नहीं होता है, तो इस प्रश्न का जवाब आपने कर्म में द्वितीया, विकल्प बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है, तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा जिससे रक्षा की जाए, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि नंतुम में प्रयुक्त प्रकृत प्रत्यय कौन है, और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ए चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मेषादयः का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जवाब हो जाएगा विकल्प ए, मेष धन आदय। अगला प्रश्न है कि बालः वेदम पठति का संधि क्या होगी, और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ए चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, और इस प्रश्न का जवाब आपने गोपालः पादेन खंज, विकल्प बी चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मण शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या होगा, और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प सी ब्राह्मणी चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अर्थो ही कन्या पर किए, यह कथन किसका है, तो जवाब हो जाएगा कण्व ऋषि का। अगला प्रश्न है कि इदम नमम रचना किसकी है, तो इदम नमम यह मैत्रेयी पुष्पा की रचना है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई थी, यह कथन किसका है, तो जवाब हो जाएगा विकल्प ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है कि किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला क्या कहलाता है, तो जवाब हो जाएगा किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला जो है तटस्थ होता है, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या काल कहलाता है, तो काल जो होता है वह क्रिया के घटित होने का समय होता है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि राम ने लता को अपनी कलम दे दी, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है, और जवाब में आपने संप्रदान कारक चुना, तो राइट आंसर है विकल्प सी। तो साथियों आज की पाठचर्या लगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब और बगल में बने हुए बेल आइकन से आल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।